थी, इसलिए बचपन से ही परिधि के अमीर शौक थे। वो हमेशा महंगी चीजें खरीदती और पहनती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में मुसीबतें तब आने लगती हैं जब उसकी शादी एक मिडिल क्लास लड़के अमन से हो जाती है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि परिधि को अपने पति की जेब से पैसे तक चुराने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या होगा पति की जेब से पैसे चुराने वाली बहू के साथ। एक दिन परिधि की एक दोस्त अंशिका उससे मिलने उसके घर आती है। परिधि अंशिका को अपने कमरे में ले जाती है और उससे बातें करने लगती है। मानना पड़ेगा परिधि, भगवान भी क्या क्या करते हैं नहीं। कहाँ तू इतने बड़े घर में रहती थी और आज खुद को देख, इतने छोटे से घर में गुजारा करना पड़ रहा है। हाँ अंशिका, मैं क्या ही बताऊं। अपने घर में मैं दिन रात पिज्जा खाती थी, हर रोज मजे से शॉपिंग करती थी, रोज पार्टियां करती थी, और यहाँ आकर तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे तो तुझे पार्टी में जाने से किसने रोका परिधि? तू एक काम कर, 2 दिन बाद मैं अपने घर पर एक किट्टी पार्टी कर रही हूँ, तो तू भी आ जा। अच्छा, मगर मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं है, और अगर मैं अमन से पैसों के लिए कहूंगी तो बेमतलब में हमारी लड़ाई हो जाएगी। अरे तो तू अमन से मांगेगी क्यों? तू उसकी जेब से पैसे निकाल लेना, उसे थोड़ी पता चलेगा। पर ये तो चोरी हुई ना अंशिका। अरे भला तू ये कैसी बातें कर रही है परिधि? ये तेरा घर है और अमन तेरा पति, तो उसके सारे पैसे भी तो तेरे ही हुए ना। अब अगर वो सीधे तरीके से नहीं देगा तो तुझे टेढ़े तरीके ही अपनाने पड़ेंगे कि नहीं? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ तू कह तो एकदम सही रही है अंशिका। ठीक है फिर परसों मिलते हैं तेरी किट्टी पार्टी में, अब तो मैं जरूर आऊंगी। अंशिका परिधि को भड़काकर वापस अपने घर चली जाती है, और शाम को जब अमन सो जाता है तब परिधि अमन की पैंट की जेब से कुछ पैसे निकाल लेती है। वाह, ये तो बड़ा ही आसान काम था। पता नहीं मैंने अभी तक ये क्यों नहीं किया। खैर देर से ही सही, मुझे सही बुद्धि तो आई। पैसे चुराकर परिधि बहुत खुश थी। उन पैसों से उसने अपने लिए नए कपड़े लिए और अंशिका की पार्टी में चली गई। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। अब जाकर मुझे अपनी पहले वाली जिंदगी वापस मिली है। परिधि पार्टी खत्म होने पर वापस घर आ जाती है। पहली बार में तो अमन पैसे गायब होने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मगर अब परिधि की पैसे चुराने की बुरी आदत हो गई थी। उसे जब भी कुछ खाने या शॉपिंग करने का मन होता, परिधि चुपके से अपने पति की जेब से पैसे निकाल लेती। एक दिन अमन को परिधि पर शक हो जाता है और वो परिधि से सीधा आकर पूछ लेता है। परिधि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओफो, आप देख नहीं रहे कि अभी मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है? खैर जल्दी से कहिए क्या बात है। वो पिछले कुछ समय से मेरी जेब से पैसे गायब हो रहे हैं। कहीं तुम तो मेरे पर्स से पैसे नहीं ले रही? ये सुनकर परिधि हड़बड़ा जाती है, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। हे भगवान, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अब मेरा पति मेरे ही ऊपर चोरी के इल्जाम लगा रहा है। हाय राम, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। आपको मुझ में चोर नजर आता है। अरे अरे परिधि, रोना बंद करो, वरना माँ और चिंकी यहाँ आ जाएगी। अमन की बात सच हो जाती है, और परिधि को इस तरह जोर जोर से चिल्लाते और रोते हुए सुनकर अमन की माँ और बहन चिंकी वहां आ जाती हैं। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या हुआ बेटा, तुम दोनों की लड़ाई हो गई क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बस पिछले कुछ समय से मेरे पर्स में से पैसे गायब हो रहे हैं, तो बस मैं परिधि से पूछ ही रहा था कि उसने तो पैसे नहीं निकाले। अब मासूम मत बनो, सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें मुझ पर शक है। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अरे बहू, तुम अमन की बात को इस तरह मत लो। वो बस तुमसे पूछ रहा था, और वैसे भी सब पैसे तुम्हारे ही हैं, उसमें चोरी जैसा क्या। खैर अगर तुमने नहीं लिए तो कोई बात नहीं, बस तुम रोना बंद करो अब। अमन कुछ देर सोच में पड़ जाता है और फिर अपनी बहन चिंकी से कहता है। चिंकी, कहीं तुमने तो पैसे नहीं लिए ना कॉलेज जाने के लिए? मुझे सब पता है कि तुम रास्ते में चाट बताशे खाती हो। सच सच कहो, तुमने तो मेरे पैसे नहीं लिए ना? नहीं नहीं भैया, मैंने नहीं लिए। मुझे तो जब भी जरूरत होती है मैं माँ से ही पैसे मांग लेती हूँ। चिंकी की बात सुनकर अमन शांत हो जाता है और कहता है। चलो ठीक है, किसी ने पैसे नहीं लिए, मेरे पर्स के पैसे अपने आप गायब हो गए होंगे। खैर माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अमन इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और परिधि अपने कामों में लग जाती है। लेकिन अमन की माँ सरला को परिधि पर शक हो गया था। चिंकी तो आधा दिन कॉलेज में ही रहती है, उसे पैसे चाहिए होते हैं तो वो मुझसे ही मांग लेती है, तो फिर आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है? मुझे तो परिधि पर शक हो रहा है। लगता है मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अब से सरला ज्यादातर वक्त परिधि पर नजर रखने लगती है।
एक दिन सरला की एक सहेली घर आती है और वो सरला को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देकर जाती है। परिधि उस कार्ड को देखकर अपनी सास से पूछती है, माँ जी, ये किसकी शादी का कार्ड है? ये तो मेरी एक दोस्त है ना विमला, उसकी बेटी की शादी का कार्ड है। हम सबको जाना है यहाँ, और वो भी अगले हफ्ते। क्या, अगले हफ्ते? पर माँ जी, मेरे पास तो कोई नई साड़ी ही नहीं है इस शादी में पहनने के लिए। आप मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, जिससे कि मैं अपने लिए एक नई साड़ी ले सकूं। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? कितनी साड़ियां तो हैं तुम्हारे पास, अभी पिछले हफ्ते ही तुमने ली थी। और अगर तुम्हारा मन नहीं वो पहनने का, तो तुम मेरी कोई साड़ी ले लेना। वैसे भी तुम पर तो सब अच्छा लगेगा। सरला की ये बात सुनकर परिधि गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अब शायद मुझे पता चल जाएगा कि परिधि सच में पैसे चुराती है या नहीं। नई साड़ी लेने के लिए परिधि जरूर अमन की जेब से पैसे निकालेगी। अभी जाकर चुपके से उसके कमरे में देखती हूँ। सरला जल्दी से अमन और परिधि के कमरे के बाहर जाती है और अंदर झांक कर देखती है, और जैसा सरला ने सोचा था ठीक वैसे ही होता है। परिधि अमन के टंगे हुए कपड़ों की जेब से पैसे निकाल रही थी। ये देखकर सरला का शक तो यकीन में बदल जाता है, लेकिन अभी भी उसको एक चीज समझ नहीं आ रही थी। वो खुद से बोलती है, अगर मैंने सबको सच बताने की कोशिश की तो ये परिधि फिर से पूरा घर सर पर उठा लेगी। इसके रोने धोने के आगे कोई मेरी बात नहीं मानेगा। नहीं नहीं, मुझे इसे सबके सामने रंगे हाथों पकड़ना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। सरला ये सब सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है, और तभी उसे एक तरकीब सूझती है। अरे हाँ, ये तरीका जरूर काम आएगा। अभी बाजार जाती हूँ और उस चीज को लेकर आती हूँ। सरला तुरंत बाजार जाने के लिए निकल जाती है और एक केमिकल लेकर घर आती है। अब मैं कुछ पैसों पर ये केमिकल लगा दूंगी और इन पैसों को अमन के कपड़ों की जेब में रख दूंगी। जो भी इन पैसों को जेब से निकालेगा उसके हाथ नीले रंग से रंग जाएंगे। सरला ठीक ऐसा ही करती है और अपनी अलमारी से कुछ नोट निकालकर उनमें वो केमिकल डाल देती है। इसके बाद सरला उन नोट को अमन के कपड़ों की जेब में डाल देती है। फिर सरला परिधि को आवाज लगाकर उसे बुलाती है। हाँ माँ जी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? हाँ परिधि, ये अमन के कपड़े मैं छत से उठाकर लाई हूँ। सुबह मैंने धुल दिए थे। अब इन्हें तय करके तू अलमारी में रख दे। अच्छा ठीक है माँ जी। परिधि अमन के कपड़ों को अपने कमरे में ले जाती है और उन्हें तय करने लगती है कि तभी उसकी नजर कपड़ों की जेब पर पड़ती है। अरे ये क्या, इतने पैसे? जरूर धुलते वक्त माँ जी की नजर से बच गए होंगे। एक काम करती हूँ, इन्हें भी मैं ही रख लेती हूँ। परिधि नोट अपने पास रख लेती है और कपड़े तय करके अलमारी में रख देती है। तभी अमन और चिंकी भी घर आ जाते हैं और सब खाना खाने बैठ जाते हैं। लेकिन केमिकल की वजह से अब तक परिधि का हाथ पूरा नीला हो चुका था। अरे परिधि, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? पता नहीं अमन, देखो ना, एकदम नीले पड़ गए हैं और जलन भी बहुत हो रही है। पर ये हुआ कैसे? हम डॉक्टर के पास जाएं क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। परिधि, तुम हाथ पानी से धो लो, ये ठीक हो जाएगा। पर आपको कैसे पता माँ कि ये पानी से ठीक हो जाएगा? बेटा अमन, मैंने तुम्हारी बीवी को रंगे हाथ पकड़ लिया है। देख लो, ये नीला रंग इसके हाथ पर पैसों की चोरी का सबूत है। क्या माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे चोर कह रही हैं? हे भगवान, फिर से वही चोरी का इल्जाम। लगता है कि मुझे वापस अपने मायके चले जाना चाहिए। यहाँ तो सब मुझे चोर समझते हैं। रुक जा बहू, इससे पहले तू अपना रोना फिर से शुरू करे, पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दे। अमन, मैंने इसे खुद तेरे कपड़ों की जेब से पैसे चुराते हुए देखा था, मगर मैं जानती थी कि ये ऐसे तो कबूल नहीं करेगी। इसलिए मैंने कुछ नोट में ऐसा केमिकल मिलाया जिसे छूने वाले के हाथ नीले हो जाए। फिर उन नोट को मैंने तेरे कपड़ों की जेब में रख दिया। जब इसने वो पैसे देखे तब इसने उन्हें चुराकर अपने पास रख लिया। यही थी जो इतने दिन से तुम्हारी जेब से पैसे चुरा रही थी। ये सब सुनकर परिधि के होश उड़ जाते हैं। अब वो कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका झूठ और चोरी सबके सामने आ गई थी। हे भगवान, परी, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी भी क्या जरूरत आन पड़ी थी तुम्हें कि तुमने अपने ही घर में चोरी की? मुझे माफ कर दो अमन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने मेरी दोस्त की बातों में आकर सबसे पहले तुम्हारी जेब से पैसे चुराए थे, मगर फिर ये मेरी आदत बन गई। मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बहू, ये तुम्हारा ही घर है और वो तुम्हारे ही पैसे थे। तुम्हें उन्हें चुराने की जरूरत नहीं थी, मगर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अच्छी बात है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। हाँ परिधि, तुमने माफी मांग ली, यही बहुत है। मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, मगर
अब ऐसा दोबारा कभी मत करना। ठीक है अमन, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, वादा। ठीक है फिर, अब तो सब अच्छा हो गया ना, अब सब मिलकर खाना खाते हैं। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सब मिलकर खाना खाते हैं और इस दिन के बाद से परिधि कभी भी अमन की जेब से पैसे नहीं चुराती और अपनी सास, पति और ननद के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। ये कहानी है शीला की, जिसके लिए उसका बेटा रिंकू ही सब कुछ था। वैसे तो रिंकू सिर्फ 3 साल का था, लेकिन फिर भी शीला को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि अब बस वो ही उसके जीने का सहारा था। अरे ओ शीला, चल जल्दी, और कितनी देर है तुझे? आ रही हूं, बस आ ही गई। अब हाँ चलो दीदी। चल तो दूं, पर पहले ये बता, ये रिंकू तेरे साथ क्यों है? दीदी इसे कहाँ छोड़ूंगी? ओहो, घर पर ही छोड़ेगी और कहाँ, जैसे मैं अपने बच्चे छोड़कर जाती हूँ रोज? ना दीदी ना, मेरा रिंकू अभी बहुत छोटा है, इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? अब ये वहां बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, सच्ची बड़ा समझदार है मेरा रिंकू। जहां बिठा दूंगी बस वहीं बैठा रहेगा। और इसका ये खिलौना भी तो है, ये सारा दिन इसके साथ ही तो खेलता है, वहां भी खेलता रहेगा। नहीं शीला, ये तेरा पहला काम है ना, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रही है। यहाँ की मैडमों को तू जानती नहीं अभी। घर में काम वाली का आना तो मंजूर है, पर साथ में उसके बच्चे का आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता इन्हें। अरे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दीदी, मैं अपने रिंकू को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। अब क्या करूं मैं? तू परेशान मत हो, ऐसा कर, इसे मेरे घर पर छोड़ दे। मेरी बड़ी बेटी मीना है वहां, अपनी छोटी बहनों के साथ साथ इसे भी संभाल लेगी। लेकिन दीदी अगर ये रोया तो? बच्चे तो रोते ही हैं और फिर चुप भी हो जाते हैं। देख शीला, अब तेरा पति तो है नहीं कमाने के लिए, तो तुझे ही सब देखना होगा ना, और इसके लिए तुझे रिंकू को भी थोड़ा मजबूत बनाना होगा। शीला के पति रमेश को गुजरे अभी बस 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस 1 महीने में ही सब कुछ बदल गया। घर में जो भी पैसे थे वो रमेश के अंतिम संस्कार और फिर 1 महीने के खाने पीने में खर्च हो गए। अब शीला के पास खुद जाकर काम करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। भारी दिल से वो रिंकू को सविता के घर छोड़कर काम पर चली तो गई, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अरे शीला, पानी कब से बह रहा है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माफ कर दीजिए मालकिन। काम का पहला दिन है तुम्हारा और तुम ऐसे काम कर रही हो। देखो, अगर काम अच्छे से करोगी तभी मैं रखूंगी तुम्हें, वरना नहीं। नहीं मालकिन, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे काम से मत हटाइए, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। अपने रिंकू के लिए मुझे ये काम करना ही है। ठीक है, अब वक्त बर्बाद मत करो और फटाफट सारा काम निपटाओ। शीला काम तो कर रही थी, लेकिन उसे हर पल रिंकू की चिंता खाई जा रही थी। उधर रिंकू का भी शीला के बिना रो रो कर बुरा हाल था। वो पहली बार अपनी माँ से इतनी देर के लिए दूर था और इसीलिए वो बस रोए ही जा रहा था। ओफो, कितना रोता है ये, शायद इसे भूख लगी होगी। सुनो, तुम दोनों जरा रिंकू का ध्यान रखना, मैं अभी रसोई से इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। अपनी छोटी बहनों पर रिंकू की जिम्मेदारी छोड़कर मीना रसोई में चली गई और उसके जाते ही रिंकू रोता हुआ घर से बाहर आ गया। उसका खिलौना भी उसके हाथ में ही था। मीना की छोटी बहनें खेलने में मस्त थीं, तो उन्होंने रिंकू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 3 साल का मासूम रिंकू रोता हुआ मेन रोड पर आ पहुंचा, जहां बहुत तेज ट्रैफिक चल रहा था। वो रोते हुए बस अपनी माँ को ही पुकारे जा रहा था। फिर अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर शीला को जैसे ही रिंकू के गायब होने का पता चला, उसके पैरों तले जमीन न रही। ये क्या कह रही हो दीदी? कहाँ चला गया मेरा रिंकू? वो बस 3 साल का ही तो है, इतना छोटा बच्चा अकेले कहाँ जा सकता है? मैंने आपके भरोसे छोड़ा था उसे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा रिंकू ला कर दो, अभी ला कर दो। अब माफ कर दे शीला, अब मीना बता रही थी कि वो तुझे याद करके बहुत रो रहा था, शायद तुझे ढूंढने ही निकल गया वो घर से। शीला और सविता ने आसपास का पूरा इलाका छान मारा, लेकिन रिंकू उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। पुलिस स्टेशन जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, रिंकू का कहीं कोई अता पता नहीं था। शीला पागलों की तरह दिन रात बस रिंकू की तलाश में रहने लगी।
हालत ये हो गई कि ना तो अब उसे खाने की सुध थी और ना ही पीने की। तेरा रिंकू मिल जाएगा शीला, तू देखना। तूने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ले अब खाना खा ले, फिर मिलकर रिंकू को ढूंढने चलेंगे। ये आलू की सब्जी है ना, मेरे रिंकू को बहुत पसंद है दीदी, इसे ले जाकर रख दो। जब मेरा रिंकू आएगा तो उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, ले जाओ इसे, और ये पानी भी ले जाओ। मेरे रिंकू को प्यास भी तो लगी होगी ना। शीला के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे, जिन्हें देखकर सविता घबरा गई। उसने शीला से आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। रिंकू की याद में शीला ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अब ना तो वो काम पर जा रही थी और ना ही अपने घर। बस दिन रात सड़कों पर घूमती हुई अपने रिंकू को ही आवाज देती रहती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए और बीतते वक्त के साथ शीला की हालत और भी बिगड़ती गई। शीला, आजा खाना खा ले। देख, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, चल जल्दी से खा ले, फिर तुझे दवाई भी तो खानी है। रिंकू, आजा, जल्दी आजा बेटा। देख, आलू के पराठे हैं। अब अपनी माँ को और परेशान मत कर। रिंकू, ओ रिंकू, देखो ना दीदी कितना बदमाश हो गया है। कब से बुला रही हूं, आता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ जाकर छिप गया है। मेरे साथ छुपम छुपाई खेल रहा है। बस कर शीला, बस कर। पूरे 25 साल हो गए हैं रिंकू को गए हुए। होश में आ। तू मान क्यों नहीं लेती कि तेरा रिंकू अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो। क्या दीदी, कुछ भी बोलती हो आप। वो देखो, वो आ गया मेरा रिंकू। आजा बेटा, आ मेरी गोदी में बैठ जा। आजा आजा। शीला को अब भ्रम होने लगा था कि रिंकू उसके साथ है, और ये देखकर सविता बहुत परेशान थी। वो कहीं न कहीं रिंकू के खो जाने और शीला की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानती थी, और इसीलिए उसने कभी शीला का साथ नहीं छोड़ा। फिर एक दिन, माँ, एक बार चलकर तो देखो। ये बता रहे थे कि मालिक दिमाग के बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। हो सकता है वो शीला मौसी को ठीक ही कर दे। लेकिन मीना, वो बड़े डॉक्टर हैं तो फीस भी तो बड़ी होगी ना उनकी। नहीं माँ, मालिक जितने बड़े आदमी हैं उतने ही भले इंसान भी हैं। इन्होंने पहले ही सारी बात कर ली है। वो शीला मौसी का इलाज मुफ्त में करने के लिए तैयार हैं। मीना जिस डॉक्टर की बात कर रही थी, असल में उसका पति उन्हीं के घर पर माली का काम करता था। मुफ्त में इलाज की बात सुनकर सविता शीला को लेकर फौरन उस डॉक्टर के घर पहुंच गई और फिर देखिए, इनकी हालत लंबे वक्त से खराब है। इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा, और हां, मुझे इन्हें हर वक्त अपनी ऑब्जर्वेशन में ही रखना होगा। तो आप ऐसा कीजिए, इन्हें कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर ही रहने दीजिए। यहां मैं और मेरी मां रहते हैं। हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर अनिकेत पर भरोसा करके सविता ने शीला को उनके पास छोड़ दिया, और बस यहीं से शीला के नसीब ने करवट लेनी शुरू कर दी। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं खाएगा? तू तो मेरा राजा बेटा है, मेरा प्यारा रिंकू है तू। ले चल, मुंह खोल, जल्दी से खोल। ये बड़ी अजीब बात थी कि शीला ने जैसे ही डॉक्टर अनिकेत को पहली बार देखा, तब से ही वो उन्हें रिंकू कहकर पुकारने लगी। डॉक्टर अनिकेत ने भी उसके इस भ्रम को नहीं तोड़ा, क्योंकि वो इसी तरह शीला की दिमागी हालत को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये बात उनकी मां दुर्गा देवी को पसंद नहीं आ रही थी। अनिकेत, तुम्हें जरूरत क्या इस गरीब औरत का इलाज करने की? न तो तुम्हें इसके पैसे मिल रहे हैं और न ही तारीफ, तो फिर इसके पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? नहीं मां, कुछ बात तो जरूर है। मुझे लगता है कि मैं इन्हें ठीक कर सकता हूं, और जहां तक रही बात पैसों और तारीफ पाने की, तो वो सब तो मैं पहले से ही कमा चुका हूं। इनसे तो बस मेरा इंसानियत का रिश्ता है, जिसे मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहता हूं। डॉक्टर अनिकेत शीला का इलाज करते रहे, और शीला की हालत पहले से बेहतर भी होने लगी। वो अब अच्छे से खाने पीने लगी थी। हालांकि डॉक्टर अनिकेत अब भी उसके लिए रिंकू ही थे। फिर एक दिन, अरे रिंकू देख, मैं क्या ढूंढ कर लाई। ये देख, तेरा खिलौना। तुझे याद है जब तेरे बाबा इसे तेरे लिए लेकर आए थे? बस
उसी दिन से ये तेरा सबसे प्यारा खिलौना बन गया। तू हर वक्त इसके साथ खेलता था। इस हाथी की पूंछ पकड़कर इसे ऐसे ऐसे घुमाता था तू। शीला ने जो कुछ कहा वो सुनकर डॉक्टर अनिकेत और उनकी मां दुर्गा देवी सन्न रह गए। असल में वो खिलौना डॉक्टर अनिकेत के बचपन का खिलौना था, जिसे शीला उनके कमरे से बाहर ले आई थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर अनिकेत बचपन में उस खिलौने से ठीक उसी तरह खेलते थे जैसे शीला बता रही थी। ये सब देखकर दुर्गा देवी ने फौरन सविता को बुलवाया और फिर उससे शीला के बेटे रिंकू के बारे में सब कुछ पूछा। और फिर, अनिकेत बेटा, तुम हमेशा पूछते थे ना कि तुम्हारी 3 साल की उम्र से पहले की कोई फोटो क्यों नहीं है हमारे पास। तो आज तुम्हारे उस सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है बेटा। असल में तुम ही रिंकू हो और शीला ही तुम्हारी असली माँ है। 25 साल पहले तुम मुझे सड़क पर बेहोश मिले थे और तुमने उस वक्त ये खिलौना कसकर पकड़ा हुआ था। मैं तुम्हें अपने साथ ले आई और तुम्हें वो सब देने की कोशिश की जिसकी तुम्हें जरूरत थी, और तुमने भी बेटा बनकर मुझे हर वो खुशी दी जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद लगाई। लेकिन अब समय इस माँ का है जो इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सारी सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सबसे पहले जाकर शीला के पैर छुए और फिर उसे गले लगाते हुए कहा, मैं आ गया माँ, तुम्हारा रिंकू वापस आ गया और अब मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। शीला अपने रिंकू को गले लगाकर बस मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये उसके विश्वास की जीत थी जिसने उसकी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदल दिया था। Please subscribe this channel.